सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि प्रकाश। आज का हमारा विषय है हिंदी कहानी के तत्व या कहानी के तत्व। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि गद्य साहित्य से संबंधित है, जिसमें कहानी, उपन्यास और अन्य गद्य विधाएं संकलित हैं। जैसा कि आपने पाठ्यक्रम में देखा होगा, विभिन्न कहानियाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। उन कहानियों से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए, कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए, कहानी के कथानक की विशेषताएं बताइए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल करने के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है आज के इस प्रकरण को कि कहानी के ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जिसके आधार पर हम कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। यानी कि कहानी के जो तत्व होते हैं उनका महत्व क्या है। उनका महत्व ये है कि कोई भी गद्य रचनाकार या कहानीकार जब कहानी लिखता है तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि उसकी कहानी है वो सफल रहे और जिस उद्देश्य को लेकर के चला है वो पाठकों तक प्रेषित हो सके। इसलिए कहानी का एक निश्चित ढांचा है, उस ढांचे के अंतर्गत ही उस कहानी को वो लिखता है, क्योंकि आलोचक बाद में उसके आधार पर उसकी समीक्षा करते हैं और कहानी की सफलता और असफलता पर विचार करते हैं। तो कहानी के और उपन्यास के भी लगभग 6 तत्व होते हैं जिनके आधार पे हम कहानी की समीक्षा करते हैं, जिसमें कथानक, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इन 6 तत्वों के आधार पर किसी भी कहानी की हम समीक्षा कर सकते हैं। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि कहानी की समीक्षा के लिए जो तत्व निर्धारित किए गए हैं उनको कहानी के तत्व कहा जाता है, जो कि 6 हैं जिनके आधार पर हम किसी भी कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक तत्व की अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं, उसके अंतर्गत ही कहानी की समीक्षा होती है। तो आज हम विचार करते हैं इन तत्वों पे। सबसे पहला जो तत्व है, जो मुख्य तत्व है, वो है कथानक। इसे कथा वस्तु भी कहते हैं, इसे वस्तु भी कहते हैं। कई बार वस्तु चेतना आ जाता है, कई बार कथा वस्तु आ जाता है, इसलिए भ्रम की स्थिति नहीं है। कथानक को कथा वस्तु भी कहा जाता है, वस्तु भी कहा जाता है, एक ही बात है, एक दूसरे के पर्याय हैं। ये कहानी का सबसे प्रमुख तत्व होता है, क्योंकि कथानक, कहानी में कथा कही जाती है और जब कथा ही नहीं होगी तो कहानी का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो कहानी को जो मूर्त रूप देने वाला जो तत्व है वो उसमें 2-4 घटनाएं संक्षिप्त रूप से होती हैं, उनका संचयन होता है और उन संचयन के आधार पर, उन घटनाओं के आधार पर पूरी कहानी का ताना बाना बना जाता है। क्योंकि कहानी एक संक्षिप्त विधा है जिसमें अनावश्यक ब्यौरे तथा वर्णनों के लिए स्थान नहीं होता है। संबद्धता, तारतम्यता, कौतूहल कथानक के अंग माने जाते हैं। संबद्धता का मतलब कि कहानी के जो विभिन्न घटनाक्रम हैं वो एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, एक दूसरे को के से संबंधित होने चाहिए। तारतम्यता का मतलब है गतिशीलता या लगातार, यानी कि कहानी में कहीं भी ठहराव नहीं होना चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, लगातार चलती रहनी चाहिए। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा, कि पाठक में वो जिज्ञासा बनी रहे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इसके अलावा रोचकता, मौलिकता, यानी कि किसी की नकल नहीं होनी चाहिए। ये कथानक के विभिन्न अंग माने जाते हैं और अगर ये किसी भी कहानी में मिलते हैं तो वो कहानी श्रेष्ठ मानी जाती है। वर्णन में सूक्ष्मता भी कथानक के लिए आवश्यक है। कहानी में जो कथा की 4 अवस्थाएं होती हैं, पहले आरंभ होता है, फिर आरोह होता है, ऊपर की ओर बढ़ती है कहानी, फिर चरम सीमा पे पहुंच जाती है, फिर अवरोह हो जाता है। कहानी के कथा आरंभ में पात्र परिचय, घटना का छोटा सा विवरण, छोटी सी घटना, उसके आधार पे कहानी का चित्रण होता है, विशेष स्थितियों का वर्णन होता है, घात प्रतिघात, उसको आरोह कहलाएंगे। और जब उसका उद्देश्य के निकट पहुंचती है, परिणाम प्राप्त होता है, तो चरम सीमा, और अंत में जब पाठकों की उत्सुकता अक्षमित हो जाती है तो
उसको हम अवरोह कहते हैं या उपसंहार भी कह सकते हैं। यानी कि कथानक कहानी का सबसे प्रमुख तत्व है, घटक है, जिसको अगर वो महत्वपूर्ण है, अगर उसकी घटना या उसका वर्णन कौशलता महत्वपूर्ण है तो कहानी अपने आप महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरा तत्व है पात्र चरित्र चित्रण, क्योंकि पात्र के अभाव में किसी भी कहानी को आगे ले जाना या कहानी को कहना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि एक लेखक जब अपने मुख से या अपने शब्दों से पूरी कहानी कह दे तो उसमें मैंने तो वो रोचकता होती है, न वो जिज्ञासा, न कौतूहल बनता है। पात्रों का संयोजन उसमें होता है और विभिन्न पात्र आपस में वार्तालाप करके कहानी को आगे तक ले जाते हैं, वही कहानी सबसे विशिष्ट होती है। अब हम पात्रों की बात करें, चूँकि कहानी संक्षिप्त होती है, घटना संक्षिप्त होती है, इसलिए पात्र भी संक्षिप्त होंगे। यानी कि पहला जो विशेषता होगी कहानी में कि पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। दूसरा, पात्रों के माध्यम से जीवन के खंड चित्रों को उजागर किया जाता है। कभी वर्णनात्मक प्रणाली में कहानीकार चरित्रों का चित्रण करता है तो कभी पात्रों के व्यवहार, संवाद, उन्हें स्वयं व्यक्त करते हैं। चरित्र चित्रण की कोई भी प्रणाली क्यों न हो, पात्र आवश्यक होते हैं। फिर पात्रों में विभाजन होता है। एक मुख्य पात्र होता है जो कहानी का नायक होता है, एक गौण पात्र होते हैं जो नायक को फल प्राप्ति तक ले जाने में उसका सहयोग करते हैं, पुरुष पात्र होते हैं, स्त्री पात्र होते हैं। इसलिए पात्र संयोजन होना बहुत जरूरी होता है और उचित संयोजन होना बहुत जरूरी होता है। कहानी में अनावश्यक पात्रों की भरमार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कहानी को सफलता की ओर न ले जा करके असफलता की ओर ले जाते हैं। अगला तत्व है संवाद, जिसको हम कथोपकथन भी कहते हैं या हम इसको वार्तालाप कह सकते हैं सामान्य शब्दों में। कथ्य कथानक और पात्रों में विश्वसनीयता और गतिशीलता लाने के लिए संवादों की योजना होती है। जो कथ्य कथानक है और पात्रों की जो गतिशीलता है और जो कथानक में गतिशीलता है, उसका संयोजन करने के लिए हमें संवादों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब तक संवाद नहीं होंगे, पात्र आपस में संवाद नहीं करेंगे, कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये जो संवाद हैं उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए? एक तो संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे छोटे और सरल होने चाहिए, अनावश्यक संवादों की भरमार नहीं होनी चाहिए, संवाद गतिशील होने चाहिए, चरित्रोद्घाटक होने चाहिए, यानी कि पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करने वाले होने चाहिए, गतिशील यानी कि कथा को आगे ले जाने वाले होने चाहिए, रोचकता उनमें होनी चाहिए। तो ये सारे जो गुण हैं संवाद योजना में होने चाहिए, तभी जाकर के संवाद योजना सफल मानी जाती है। इसके बाद वातावरण, इसे हम देश, काल और वातावरण कहते हैं, क्योंकि किसी भी कहानी की जो भूमिका होती है वो देश, काल और वातावरण पर टिकी होती है। यानी कि स्थान, समय और उस समय विशेष की जो परिस्थितियां हैं उन पर आधारित किसी भी कहानी की सफलता और असफलता को आंका जाता है कि क्या जिस युग में वो कहानी लिखी गई है उस युग के देश, काल और वातावरण की वास्तविक स्थिति का निर्वहन किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि उसकी सत्यता को जांचा जाता है। क्योंकि मान लीजिए आज के युग में लिखी जाने वाली कहानी में अगर हम किसी पौराणिक युद्धों की बात करें या घोड़े और हाथी के माध्यम से किसी युद्ध की बात करें तो विश्वसनीयता जाती रहती है। या 100 साल पहले लिखी गई कहानी में पात्र अगर संवाद करते हैं मोबाइल के माध्यम से या किसी अन्य तकनीकी के माध्यम, जब उस समय वो तकनीकी थी नहीं, तो उस पर विश्वसनीयता जाती रहती है। इसलिए कहानी में की सफलता और असफलता को निरखने के लिए ये देखना जरूरी होता है कि कहानी जिस काल में लिखी गई, जिस युग में लिखी गई है, उस युग, काल और समय का निर्वहन किया गया है या नहीं किया गया है। यानी कि कथ्य कथानक और पात्रों की सत्यता देश, काल, वातावरण में उन्हें और ज़्यादा विश्वसनीय बना देती है। कहानी के सभी पात्र योग्य वातावरण में ही सजीव होते हैं, उसके अनुकूल वातावरण होना चाहिए। अगला है भाषा शैली, यानी कि भाषा शैली के बिना संभव नहीं है किसी भी कथा का लिखा जाना
इसलिए भाषा शैली की विशेषता है कि कहानी को सुबोध गम्य बने, इसलिए कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। जहाँ तक अभिव्यक्ति का प्रश्न है, शैली संप्रेषणशील और प्रभावी चाहिए ताकि पाठकों को लेखक का मंतव्य ज्ञात हो और मनोरंजन मिले। यानी कि भाषा के बारे में यही कहूँगा कि सबसे पहला जो कहानी का भाषा का ये जो विशेषता होती है वो भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। यानी कि अनावश्यक और कठिन शब्दों का प्रयोग या कठिन भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कहानी के जो पाठक होते हैं वो आम जन होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। इसलिए अगर आप भाषा की क्लिष्टता होगी, कठिन शब्दावली का प्रयोग होगा, सहज और सरलता नहीं होगी, तो कहानी के बोधगम्यता पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए, यानी कि जैसे पात्र हों, अगर शिक्षित और पढ़े लिखे हैं तो उसकी भाषा उन्हीं के अनुरूप होनी चाहिए, अगर गांव के अनपढ़ व्यक्ति हैं तो उसकी शब्दावली उसी के अनुकूल होनी चाहिए। तो इसलिए पात्रानुकूलता की भी बहुत आवश्यकता होती है। शैली की बात करें तो शैली किसी भी प्रकार की, कई वर्णनात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, विभिन्न शैलियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संप्रेषणशील और प्रभावी होनी चाहिए। यानी कि जो कहानीकार कहना चाहता है उसकी अभिव्यक्ति उसमें होनी चाहिए और पाठक उसे सहजता से स्वीकार करें। यही भाषा शैली का सबसे बड़ा गुण होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है, और यही जब होगा तो वह कहानी पूरी तरह से सफल होगी, अन्यथा नहीं। अगला और अंतिम जो तत्व है वह है उद्देश्य। यानी कि जब कहानीकार कोई कहानी लिखने बैठता है तो उसका सबसे पहले कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई मंतव्य होता है, कोई सीख देना, संदेश देना या समाज में कोई सकारात्मक पहल करना उसका उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को लेकर के वो उस कहानी का ताना बाना बुनता है। इसलिए कहानी अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल तभी होगी जब कहानीकार अपने उद्देश्य को पाठकों तक प्रेषित कर देगा, अभिव्यक्त कर देगा। क्योंकि कहानी का मूल प्रेरणा बिंदु उद्देश्य कहलाता है, क्योंकि कहानीकार प्रेरित ही उद्देश्य को लेकर के होता है कि मुझे क्या कहना है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना है। अगर उसका मूल प्रेरणा केवल मनोरंजन है या केवल कहानी कहना है, लिखना है, तो कहानी सफल नहीं मानी जाती। वो किसी उद्देश्य को इंगित करता है, शिक्षा को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, समाज को लेकर के, पीढ़ीगत अंतराल को लेकर के, तो उस उद्देश्य को पहले निर्धारित करता है और उस उद्देश्य के आधार पर ही कहानी की संरचना करता है। उद्देश्य के रूप में कहानीकार कुछ भी अपना सकता है। समाज की किसी कुरीति को ले ले, किसी रूढ़ी को ले ले, किसी व्यक्ति की समस्या को ले ले, चाहे वो किसान की समस्या हो, चाहे आधुनिक जीवन शैली की समस्या हो, चाहे परिवारों के विघटन की समस्या हो, जीवन समाज का व्यापक प्रश्न आदि भी कहानी के केंद्र बिंदु बन सकते हैं। उद्देश्य के अभाव में कहानी नहीं बन सकती। उद्देश्य के रूप में कहानी में संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए। मानवीय मूल्यों को उजागर करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य हो, उसकी रक्षा करने की प्रेरणा देना ही उनका संदेश हो। इसलिए कहानी का उद्देश्य जो निर्धारित होता है उसमें जब कहानीकार सफल होता है तभी जाकर के कहानी सफल होती है। ये 6 तत्व हैं जिन तत्वों के आधार पे हम किसी भी कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि अमुक जो कहानी है उसमें क्या कथानक की जो विशेषता है उनका निर्वहन हुआ है, नहीं हुआ है, संवाद योजना उचित है या नहीं है, भाषा शैली का प्रयोग अच्छी तरह से हुआ है या नहीं हुआ है, और कहानीकार जिस उद्देश्य को लेकर के चला है क्या उस उद्देश्य को अभिव्यक्त कर पाया है। इन सभी के आधार पर हम समीक्षा करते हैं, किसी भी कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। और जो 6 तत्व जो हैं वो अगर उचित और संयोजन में कहानी में हैं तो वो कहानी पूरी तरह से सफल मानी जाती है। इसलिए ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है कि क्योंकि प्रश्न इसी से संबंधित पूछे जाते हैं, कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए या कहानी सफल है या असफल है, अपना मत प्रकट कीजिए। इन्हीं तत्वों के आधार पर हमें इसकी समीक्षा करनी होगी। धन्यवाद।